हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं मनोज सक्सेस विजन पॉइंट कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि सक्सेस विजन पॉइंट कोचिंग क्लासेस आप लोगों के लिए कंटेंट जो प्रीवियस एग्जाम अकॉर्डिंग होता है या आने वाले एग्जाम्स के लिए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसका प्रोवाइड कराते हैं। उसके लिए आपको ये बता के आज बड़ी खुशी मिल रही है मुझे कि आपने देखा होगा कि आपकी एमपी कांस्टेबल की वैकेंसी 7500 टोटल पोस्ट लाइव हो चुके हैं। ठीक है ना। कुछ लोगों ने फॉर्म डाल भी दिया होगा और कुछ लोगों ने अगर इसका फॉर्म नहीं डाला है तो बिल्कुल देरी ना करते हुए फॉर्म डालिए। हर बार यहाँ पे 1 महीने का टाइम मिलता है फॉर्म भरने का, पर इस बार आप देखेंगे कि आपको जो टोटल टाइम दिया गया है वो केवल 15 डेज का टाइम यहाँ पर दिया गया है। ठीक है ना। इसमें आप अगर देखेंगे तो देखो, एमपी कांस्टेबल की जो वैकेंसी मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए बेहतर अवसर प्रदान करती है। अगर इस अवसर को आपको अचीव करना है तो आपको इसके बारे में बेस्ट स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हम प्रीवियस ईयर ऑब्जर्व करते हुए उसके बेस पर कुछ कंटेंट आप लोगों के लिए यूट्यूब पर प्रोवाइड करने वाले हैं और हमारे इस चैनल पर एमपी कांस्टेबल के लिए पूरा बैच फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया जाएगा। सर, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जैसा कि सर ने आपको बता दिया उसमें कि वैकेंसी बम्पर है, वैकेंसी कम नहीं है और इस वैकेंसी में ये टारगेट करना है कि एक पोस्ट आप जरूर लेके जाएं उसमें। और इसके जो एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे हैं वो स्टार्ट 15 से हो रहे हैं, 15/9/2025 से। और जो आपकी लास्ट डेट जाएगी एप्लीकेशन भरने की वो जाएगी 29/9/2025। सर ने भी जैसा आप लोगों को बता दिया उसमें कि एग्जाम फॉर्म भरने में लेट ना करें, क्योंकि जैसा आप लोगों को पता होगा कि लास्ट पे सर्वर इशू आते हैं, क्योंकि कई ऐसी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको पहले से वहां पे बनवा के रखने होते हैं। जैसे आपके रोजगार पंजीयन में हमने देखा है कि रोजगार पंजीयन एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो सबसे ज्यादा इशू करता है उसमें। तो लास्ट डेट का बिल्कुल वेट ना करें, उसे फॉर्म भरें और एग्जाम की तैयारी में प्रिपरेशन चालू कर दें सक्सेस विजन पॉइंट से जुड़ के उसमें। और इसकी जो एग्जाम डेट है वो आपकी एग्जाम डेट 10 अक्टूबर से स्टार्ट होगी उसमें एग्जाम डेट। तो इसलिए अगर मैं सही तरीके से आज से कहूं तो हमारे पास 40 से 45 डेज ओनली है प्रिपरेशन करने के लिए। और प्रिपरेशन करने के लिए सक्सेस विजन पॉइंट पूरी तरीके से आपके साथ खड़ा है। आए, जुड़े और तैयारी करें उसमें। अब अगर मैं बात करूं पोस्ट की उसमें, तो पोस्ट में जैसा कि आपको पता होगा उसमें कि कैटेगरी वाइज पोस्ट आती है उसमें। जब भी कोई वैकेंसी आती है उसमें यूआर की पोस्ट, एससी एसटी ओबीसी और एक अलग कोटा ईडब्ल्यूएस का कोटा जो अभी कुछ समय पहले लागू हुआ है वो आने लग गया है उसमें। तो चलिए थोड़ा सा अगर मैं आपको डिस्कशन करूं उसमें पोस्ट के बारे में, तो जो पोस्ट है आपकी उसमें, तो वो पोस्ट जो है आपकी उसमें जैसा आप देख रहे हैं उसमें 27 और 13% का एक आप फॉर्मूला देख रहे हैं। ये फॉर्मूला क्या है? ओबीसी का एक केस फाइल हुआ है कोर्ट में, जिसको लेकर गवर्नमेंट इस सेंस में अलग अलग वैकेंसी निकालती है। तो उसने यूआर की ओपन की वैकेंसी रख दी है 877, 877 रख दी है उसमें। और 13% में 422 वैकेंसी रख दी है। ठीक इसी प्रकार से हम टोटल वैकेंसी ओबीसी एसटी एससी ईडब्ल्यूएस की देख लें, और तो इस हिसाब से अगर मैं बात करूं उसमें, तो ओपन की यूआर की वैकेंसी आई है 3245, 3245। एक्स एक्स सर्विस की आई हुई आपकी 750 आई हुई है उसमें। और ऐसी टोटल वैकेंसियां हम देख लें उसमें, तो हमें तो इससे मतलब होना चाहिए 7,500 वैकेंसी से। और मैं ये भी कहूं कि हमें 7,500 वैकेंसी से नहीं, हमें सिर्फ एक वैकेंसी से मतलब होनी चाहिए जिसे आप रिजर्व करना चाह रहे हैं उसमें। अब एग्जाम पैटर्न के बारे में सर आपको थोड़ा और डिटेल में जानकारी देंगे। तो ऐसा उम्मीद करता हूं कुछ बच्चे पहली बार फॉर्म डाल रहे होंगे जिन्हें यह भी नहीं पता होगा कि यार एमपी कांस्टेबल में कैसा पेपर आता है, किसका कितना क्या होती है रेशो होता है, किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स का परसेंटाइल के अकॉर्डिंग हम देखें तो किसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है। इसके लिए अगर आप देखेंगे तो हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे एग्जाम पैटर्न पे। आपका जो ये एग्जाम एमपी कांस्टेबल का होना है, पहली बात तो इसमें आपको 3 स्टेज कवर करने हैं। कैसे 3 स्टेज कवर करने हैं? तो सबसे जो पहला स्टेज होगा आपका, सबसे जो पहला स्टेज होगा आपका, वो आपका होगा क्या? एमसीक्यू बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। एमसीक्यू एग्जाम होगा सीबीटी। ठीक है ना। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है जिसमें आप अगर देखेंगे तो टोटल 100 क्वेश्चंस यहां पर आपसे पूछे जाएंगे। अगर इस 100 क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें बेसिकली सब्जेक्ट्स आप देखो तो मैथ्स, रीजनिंग और जीके, ये 3 सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे पूछे जाते हैं।
अगर मैं आपको परसेंटाइल बताऊं तो 65 टू 70 मार्क्स, 65 टू 70 मार्क्स जो है ये आपको जो पूछा जाता है वो मैथ्स और रीजनिंग से पूछा जाता है। तो मैं आपके लिए वापस से एक बार और रिकॉल करा देता हूं कि एमपी कांस्टेबल की अगर जॉब चाहिए तो मैथ्स और रीजनिंग आपकी कैसी होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए। और बहुत अच्छी मैथ्स और रीजनिंग कराने की जिम्मेदारी भी हम ही उठाते हैं। इस बार एमपी कांस्टेबल में जितनी क्लासेस पॉसिबल हो पाएगी हम आपको सारी यूट्यूब पर डेली, अभी मैं टाइमिंग वगैरह शेयर करूंगा, सब हमने प्लान करके रखा हुआ है आप लोगों के लिए कि कैसे क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे, कैसे क्या चीजें मिलेंगी, सब आपको यूट्यूब पे फ्री मिलेंगी। अगर बात करता हूं 70 परसेंटाइल, 70% जो है वो मैथ्स और रीजनिंग का आपका परसेंटाइल आ रहा है। और जीके की बात करें तो लगभग 30 टू 35% क्या पूछा जाता है, आपको जीके पूछा जाता है। अगर जीके की बात करूं तो सर आपको थोड़ा सा जीके के बारे में बताएंगे कि जीके में क्या डिस्कस करना होता है। इस जीके में आपकी जीके तो रहेगी, मेनली आपकी एमपी जीके रहती है। और सर मैं एक चीज और बता दूं, अगर यहाँ पे हम जीएस भी मेंशन कर दें, बिल्कुल उसमें बिल्कुल सर, जनरल साइंस मेंशन कर दें, क्योंकि अब वो दौर गया कि कांस्टेबल लोगों को साइंस की जरूरत नहीं हो रही जानकारी के, उन्हें साइंस भी पढ़ना पड़ेगा। बहुत लेकिन अच्छा रेशियो आता है। बहुत अच्छा है रेशियो, लेकिन आप निश्चिंत रहें, बहुत बेसिक क्वेश्चन रहेंगे आपके, वो इतने ज्यादा टफ इसका लेवल नहीं रहेगा। हमें मेनली फोकस करना है एमपी जीके में। उसमें अब जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि मध्य प्रदेश कांस्टेबल की वैकेंसी है, तो एमपी मध्य प्रदेश की जीके पूछना स्वाभाविक है उसमें। अब आगे की हम स्लाइड में और डिस्कशन करेंगे इसमें कि सिलेबस को हम डिटेल डिस्कशन देखते हैं कि क्या क्या चीजें उसमें पूछी जाएंगी उसमें। अब जैसा कि पहला सेक्शन जो दिया हुआ है आपका सामान्य ज्ञान एवं तर्क दिया हुआ है, उसमें ये 40 मार्क्स का दिया हुआ है। दूसरा पॉइंट सर ने इसमें मेंशन किया समसामयिक मामले। समसामयिक क्या होते हैं, करंट अफेयर्स के मामले। उसमें ये करंट अफेयर्स के अंतर्गत हम क्या क्या चीजें देखेंगे, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कौन से कार्यक्रम चलाए गए हैं उसमें, मध्य प्रदेश सरकार ने कौन सी योजनाएं चलाई हैं यहाँ पे मध्य प्रदेश के विकास के लिए, उसमें भारत में ऐसे कौन कौन से करंट अफेयर्स के मुद्दे रहे हैं उसमें जो चर्चा का विषय रहे हैं, जिन्होंने महत्वपूर्ण आपका क्या अदा किया, रोल अदा किया है उसमें, ये देखना चाहेंगे। इसमें सर ने एक बहुत अच्छा पॉइंट मेंशन करके रखा है, भारतीय इतिहास एवं भूगोल। भारतीय इतिहास और भूगोल से पहले हमारे द्वारा आप लोगों को सबसे ज्यादा डिटेल जानकारी दी जाएगी मध्य प्रदेश हिस्ट्री की आपकी। ये एक ऐसा सेक्शन होता है जिससे अधिकतर कोचिंग संस्थान बचते हैं, क्योंकि उसका रीजन ये है इसमें कि इसे आसान भाषा में समझाना बहुत कठिन काम है। लेकिन हमारे द्वारा इसके लिए स्लाइड और पीपीटी वगैरह भी तैयार कर ली गई है, जिसमें हम आपको भारतीय इतिहास के साथ साथ मध्य प्रदेश इतिहास की पूरी जानकारी देंगे, मध्य प्रदेश भूगोल की जानकारी देंगे उसमें अब, और भारतीय राजनीति के साथ मध्य प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था कैसी रही है, क्या हुआ है मध्य प्रदेश में राजनीतिक रूप में शुरुआती दौर में। कहने का मतलब ये कि जब से आपका मध्य प्रदेश बना है आपके उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था और भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में। और मैं अभी से बता दूं ये क्लासेस ऐसी होंगी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी को हम आपके करंट अफेयर के साथ कंबाइन करके पढ़ाएंगे, जिससे आपको समझने में भी आसानी होगी। को रिलेट करेंगे हम किसी समसामयिक मुद्दे से, करंट मुद्दे से। पर्यावरणीय मुद्दे आपके लिए जरूरी हैं उसमें, पर्यावरणीय इसलिए भी जरूरी हो क्योंकि ये चर्चा का विषय हमेशा से बना रहा है। खेल, अब इस खेल में हमारा जो मुख्य फोकस रहेगा, मध्य प्रदेश के ऐसे कौन कौन से खिलाड़ी रहे हैं जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय ख्याति स्तर पर अपना नाम कमाया है उसमें। आप प्रीवियस ईयर के जब भी क्वेश्चन पेपर देखेंगे उसमें ऐसे क्वेश्चन रहे हैं। जैसे आपको और मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक हिंट करा दूं, मध्य प्रदेश के स्टेडियम ये चर्चा का विषय सदैव रहे हैं, पूछा जाता है ये क्वेश्चन इससे भी उसमें। और अब रीजनिंग की चीजें थोड़ा सा आपको और बताएंगे इसके बारे में डिटेल से। देखिए यहाँ पे जो सिलेबस है ना, ये एक्चुअल में सिलेबस को उन्होंने 40 मार्क्स का जो दिया है उसमें सामान्य ज्ञान और तर्क शक्ति, तर्क शक्ति का मतलब होता है रीजनिंग एबिलिटी आपकी कितनी बेटर है ना। तो तर्क शक्ति के लिए मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कराऊंगा तार्किक निष्कर्ष, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, वेन डायग्राम, पजल्स, इन सब पे हम कोऑर्डिनेट करेंगे प्रॉपर वे पर। और हम यहाँ पे सारी चीजें बहुत डीप लेवल पर डिस्कस करेंगे और सारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर बेस्ड होगी। ये सबसे बेस्ट चीज मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आकर कुछ भी पढ़ाया जाएगा। आपको मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को बेस बनाते हुए हम यहाँ पे सारा का सारा डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। दूसरा अगर आपका पार्ट देखें तो दैट इज बौद्धिक क्षमता और मानसिक योग्यता। इसमें भी आप देखोगे तो 30 मार्क्स का रेशो इसका दिया है। इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब आपकी पूरी मैथ्स जो है यहाँ पे पूछ ली जाएगी। मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ये जो मैथमेटिकल ऑपरेशन टॉपिक है, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन टॉपिक्स मैथ्स और रीजनिंग
दोनों को कंबाइन करके पूछा जाता है। मैं आपको बताऊंगा कैसे क्वेश्चंस मैथ में पूछे जाएंगे, कैसे क्वेश्चंस रीजनिंग के अकॉर्डिंग पूछे जाएंगे और कैसे हमें सॉल्व करना रहेगा। रैंकिंग एंड ऑर्डर ये आपको मैं डिस्कस कराऊंगा, डीआई हम डिस्कस करेंगे, लॉजिकल कंक्लूजन हम डिस्कस करेंगे और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो होती है वो हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे नॉन वर्बल और वर्बल रीजनिंग में क्वेश्चंस होते हैं जिसपे आपको अपनी स्किल यूज करके सवाल सॉल्व करने होते हैं। 30 मार्क्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सर साइंस के बारे में आपको डिस्कस करेंगे। अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो यहाँ पे आपको देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बेसिक्स अरिथमेटिक मैथ्स होते हैं एमपी कांस्टेबल के लिए। क्या होते हैं? बेसिक अरिथमेटिक मैथ्स। अलग से देके रखा है, देखो नंबर सिस्टम, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये टॉपिक ऐसे टॉपिक हैं कि आपको इन टॉपिकों को सबसे ज्यादा फॉर्म पे रेडी करना पड़ेगा ताकि इन क्वेश्चंस को आप कभी भी स्किप ना करें और अब अनदर बच्चों से कैसे आगे निकल सकते हैं। साइंस के बारे में थोड़ा आपसे सर चर्चा करेंगे। साइंस में जैसा कि सर ने बता दिया है उसमें कि आपका भौतिक, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, ये आपको इसके टर्म जरूर आपको टफ लग सकते हैं लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है। हमने सिलेबस को पूरी तरीके से डिकोड कर लिया है, हमारे पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस भी है, हमने आपके लिए आपके कुछ क्वेश्चन पेपर भी सेट कर लिए हैं आपको, जो पहले हम क्या करेंगे सेपरेट रूप से आपको हम फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, उसमें केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे आपके और बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन कराएंगे। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चनों के कंबाइंड सीरीज करेंगे जिसे हमने आपको क्या नाम दिया है सर, हमने इसे साइंस के नाम से एक हम लाए हैं, पेपर लाए हैं उसमें। अब तो हम आपका क्या करेंगे, हमारे द्वारा ऐसा किया जाएगा कि आपको मिनिमम आपके 3 पेपर, जो 3 पेपर बेस्ड होंगे और एक पेपर ये आपके 100 मार्क्स का होगा, उसमें ऐसा कहूं कि 100 क्वेश्चन होगा जो हमारे द्वारा आपके इंस्टीट्यूट में आपको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। और ऐसे हम 3 पेपर आपके लिए डिजाइन कर रहे हैं और इनकी डिटेल डिस्कशन भी होगी, क्योंकि इस बेसिस पे आपको नहीं जाना है उसमें कि साइंस बहुत टफ है, साइंस बहुत इजी है, इतनी टफ नहीं पूछती है उसमें, इसकी हम डिस्कशन करेंगे आपको। अब ये आपकी सैलरी की बात हो गई है, अब आप कांस्टेबल बनना चाह रहे हैं तो आपकी नज़र कहीं ना कहीं सैलरी पे भी होगी उसमें कि इसके द्वारा कितनी सैलरी हमें मिलेगी, क्योंकि आपके आगे का जीवन तो सैलरी बेस्ड ही होगा, उसी पे आपका जीवन चलेगा उस पे। अब तो आरक्षक की जो जीडी की सैलरी दी गई है आपकी, वो वेतनमान आपका जो है आपके 19,500 से 62,000 तक दिया गया है उसमें। अब और मैं ग्रेड पे की बात करूं, इसका ग्रेड पे 19 तो है, एक अच्छा ग्रेड पे होता है, वर्दीधारी नौकरी है आपकी, लाइफ सिक्योर नौकरी करेगी आपको ये उसमें। अब इसमें अगर मैं बात करूं उसमें योग्यता की, क्या योग्यता होनी चाहिए, कौन इसका फॉर्म भर पाएगा उसमें, बहुत सामान्य योग्यता रखी है मध्य प्रदेश शासन ने। इसी कारण से मध्य प्रदेश शासन ने यह बोल दिया है 10वीं की कक्षा की परीक्षा अथवा हायर सेकेंडरी अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण। इसको और मैं आसान भाषा में बात करूं, अगर आप 10वीं पास हैं तो ये बहुत ही सुनहरा अवसर है आपके पास मध्य प्रदेश कांस्टेबल की वैकेंसी को प्राप्त करने का। उसमें एज सबसे जरूरी है चर्चा के विषय, एज लिमिट को लेके उसमें, क्योंकि वैकेंसी काफी टाइम बाद आ रही है उसमें, तो लोगों के मन में ये शंका भी होगी क्या हम ओवर एज तो नहीं हो गए हैं, हमारी एज है कि नहीं है। सरकार ने इसका भी विशेष ध्यान रखा है और सरकार ने एज में एक अच्छा खासा रिलैक्सेशन दे के रखा है उन्होंने। अनारक्षित वर्ग के लिए आपकी यूआर कैटेगरी के लिए उन्होंने जो एज रखी है वो 33 ईयर रख दी है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं उसमें। आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी ईडब्ल्यूएस के लिए भी उन्होंने 33 वर्ष रखी है। अन्य प्रदेश के आदिवासी सभी अन्य प्रदेश, अब मध्य प्रदेश के बाहर के अगर कोई अभ्यर्थी इस पे अप्लाई करना चाहता है उसके लिए भी 33 वर्ष एज रखी गई है। महिलाओं के लिए सभी श्रेणी के लिए, महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर है इसमें। क्यों? क्योंकि उनके लिए एज की जो लिमिट रखी गई वो 38 वर्ष की रख दी गई है उसमें, 38 ईयर उसमें। आरक्षित श्रेणी ऐसी श्रेणी जो आपकी रिजर्वेशन के दायरे पे है, अगर मैं उनको बोलूं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी, एसटी, एससी एंड ओबीसी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं उनके लिए भी 38 वर्ष एज रखी गई है उसमें। तो ये मौके ना छोड़ें, एज रिलैक्सेशन आपको सरकार द्वारा दिया गया है। ये थोड़ा सा हम देखते हैं आपके एग्जाम डेट की डिटेल के बारे में उसमें, एग्जाम डेट के क्या कैसा है उसमें। परीक्षा के दिनांक एवं दिन जैसा आप देख पा रहे हैं उसमें 30 अक्टूबर 2025 से ये पेपर स्टार्ट हो जाएंगे उसमें। दिवाली बिल्कुल ना देखें, पहले एग्जाम देखें, एग्जाम जरूरी है, दिवाली तो फिर नेक्स्ट दिवाली पैसों के साथ दिवाली मनाएं उसमें। अब जो एग्जाम की टाइमिंग है वो 2 शिफ्ट में होती है आपकी, एक स्टार्टिंग होती है जो प्रथम पहला पेपर रहेगा आपका, तो उसमें आप तो पहले देखें, फिर रिपोर्टिंग टाइम बाद में देखेंगे। रिपोर्टिंग टाइम तो आप वैसे भी पहुंच ही जाएंगे एग्जाम देने में अगर आप सीरियस होंगे उसमें। अब तो एग्जाम की जो टाइमिंग रहेगी आपकी उसमें
ये एग्जाम 2 घंटे का एग्जाम होता है, 2 आवर का एग्जाम है आपके इसमें। ये 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने रहेंगे और आसानी से सॉल्व होते हैं उसमें। तो 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा। अब वो आपके जब भी एडमिट कार्ड आएंगे सरकार द्वारा आपको ये बता दिया जाएगा, सरकार क्या बोला जाए उसमें कि आपको परीक्षा जो कंडक्ट करा रहे हैं उनके द्वारा ये बता दिया जाएगा उसमें कि आपके एग्जाम कब कब किस किस टाइमिंग में होंगे उसमें। अब बहुत जरूरी काम, अगर आप कांस्टेबल बन रहे हैं चीजों को लेके, वर्दीधारी नौकरी आप पाना चाह रहे हैं, तो आपको फिजिकल के साथ मेंटल के साथ आपको क्या होना पड़ेगा, फिजिकल भी स्ट्रांग होना पड़ेगा आपकी। तो आपके मेंटल जो चीजें स्ट्रांग करने के लिए उन्होंने तो पेपर कंडक्ट करा दिया, क्या सीबीटी पेपर आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करा लिया। आप फिर ये भी देखेंगे कि क्या आप फिजिकल स्ट्रांग हैं कि नहीं है। उसके लिए आपकी कुछ हाइट वगैरह मेंशन करी गई है उसमें कि आपकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए और आरक्षित वर्ग अनारक्षित वर्ग के लिए, यूआर कैटेगरी के लिए आपकी जो पुरुष वर्ग है उसकी हाइट रखी गई है 168 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए। और जो आपको सीना है, जो आपका चेस्ट है, उसमें वो बिना फुलाए जो होना चाहिए आपका 79 होना चाहिए। और जनरली ऐसा कहा जाता है कि जब उसे फुलाया जाता है उसमें चीजों को लेकर तो वो 5 सेंटीमीटर बनना चाहिए। तो आपकी वो कितनी रख दी गई है, 84 सेंटीमीटर आपकी उसमें रख दी गई है कि 84 सेंटीमीटर आपके होना चाहिए इसमें। बाकी सेक्टर आपके लिए देख लें आप, गोरखा गढ़वाली और कुमायूं के मामले में है आपके उसमें, वो भी लगभग लगभग उतने ही है। इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आपका क्या हुआ है, उसमें कुछ रिलैक्सेशन दे दिया गया है आपके ऊंचाई को, हाइट को लेके। उनकी हाइट जो रखी गई है 165 सेंटीमीटर ही रखी गई है, यूआर से आपका थोड़ा कम रखी गई है उसमें। चेस्ट में आपका कोई रिलैक्सेशन नहीं है, सीने में उसमें आपको वही कैटेगरी रखी गई है, वही रखा गया जो आपका यूआर में है आपका। अब मैं बात करूं आपकी विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर अन्य संवर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आपका क्या है इसमें। तो मेन रूप से आप जो देखें, बाकी तो पुरुष तो देख लें, मेन महिला देखें उसमें। महिलाओं के लिए जो हाइट की लिमिट रखी गई है आपकी 155 सेंटीमीटर रखी गई है उसमें, जैसा कि आप देख पा रहे हैं उसमें ये। और ये आपके क्या है, ये नोटिफिकेशन आया हुआ है, उसके अंतर्गत हम आपको ये डिटेल जानकारी दे रहे हैं उसमें। तो ये आपकी जो महिलाओं के लिए हाइट है वो 155 सेंटीमीटर रखी गई है उसमें। तो बात करते हैं अपन कि अभी हमें 2025 की जो वैकेंसी है इसके लिए तैयार होना है, तो ये पता होना चाहिए कि भाई 2025 की वैकेंसी में तैयार होने से पहले जो वैकेंसियां आई थी इसमें एक्चुअल में कट ऑफ कितना गया था। अगर हम बात करते हैं कट ऑफ का, तो आपको मैं बता दूं जो सीबीटी होता है उसका कट ऑफ तो थोड़ा कम जाता है, ठीक है ना। सीबीटी में आपको बहुत ज्यादा कट ऑफ नहीं मिलेगा। ये कट ऑफ मार्क्स जो जनरल कैटेगरी है उसमें 55 टू 65, मतलब इसके बीच में ही आपका कट ऑफ लाई करता है। 55 टू 65 के बीच में कट ऑफ लाई, तो बहुत ज्यादा टफ नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको 80 नंबर लाना है प्री निकालने के लिए, नहीं भाई। फाइनल एग्जाम में लेकिन आप ध्यान देंगे ये केवल क्वालिफाइंग है, दैट इज अ क्वालिफाइंग, इससे आपकी मेरिट नहीं बन रही है। ऐसा नहीं है कि आपको 55 ही नंबर की तैयारी करना है। कट ऑफ दे रहा हूं इसका मतलब ये कि आप इधर अगर जितना कम मार्क्स लेके आएंगे तो आपको फिजिकल में उतने ज्यादा मार्क्स लेके आना पड़ेगा। समझ रहे हो। अगर बेटर ये है कि इसमें आपने अगर मैक्सिमम मार्क्स कवर अप किए हैं, अधिक से अधिकतम मार्क्स अगर आपने इधर लेके आ गए सीबीटी में, तो फिजिकल में अगर आपके थोड़े मार्क्स कम भी हैं तो भी आप यहाँ पे क्या कर जाएंगे, एग्जाम को डिपेंड कर जाएंगे। अब अगर फाइनल की बात करूं तो जनरल में फाइनल 154 पर वैकेंसी गई थी। अब ध्यान से समझना, अगर आप 55 मार्क्स लेके आ रहे हैं यहाँ पे, तो आपको फिजिकल में क्या 100% मार्क्स नहीं लाना पड़ेगा। तो आपको अपना मेंटल प्रेशर को बनाए रखते हुए यहाँ पे ये ध्यान देना है कि आप सीबीटी में जितना ज्यादा नंबर लेकर आएंगे, फिजिकल में आपको उतनी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। एससी कैटेगरी की 54 टू 64 मार्क्स गई थी, एसटी कैटेगरी की 50 टू 55, और ओबीसी की बात करें तो 65 टू 70। इस बार याद रखिएगा आप, जनरल कैटेगरी से ज्यादा ओबीसी की कट ऑफ चली गई थी, ठीक है ना। तो आपको ये भी चीजें ध्यान रखनी है। फाइनल लेकिन यहाँ पे आप देखो तो फाइनल मार्क्स 152 पे ओबीसी की लिस्ट आपकी मेरिट जो है वो बन के तैयार हुई थी। फाइनल मार्क्स पे ज्यादा ध्यान देना है। ये कट ऑफ क्वालिफाइंग होता है, ऐसा नहीं है कि 65 पे क्वालिफाइंग है तो केवल 65 मार्क्स ला रहे हैं, बिल्कुल नहीं। आपको कोशिश करना है कि 100 मार्क्स का पेपर है, अप्रोक्स 80 टू 85 मार्क्स तक हमें ऑब्टेन करना है। आप 80 टू 85 की तैयारी करेंगे तो आप 70-75 मार्क्स बिल्कुल लेके आएंगे। अगर आप तैयारी 70-75 की करेंगे तो आप 50 टू 60 नंबर्स लेकर आएंगे। तो तैयारी हमेशा आगे की करनी होती है, तो नीचे वाली जो चीजें हैं वो तो आपको बेसिकली ऐसे ही मिल जाएगी।
बात करते हैं यहाँ पे स्ट्रेटजी फॉर प्रिपरेशन। देखो, आप एक कांस्टेबल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर इस एग्जाम की बात करें तो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा टफ नहीं आते हैं। अगर आप बेसिक लेवल के भी अगर मैथ्स, रीजनिंग और जीके अच्छे से पढ़ लेते हैं, प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स वाइज, ट्रिक वाइज, तो चीजों को आप बहुत बेहतर तरीके से अचीव कर सकते हैं। अब कहानी ये आती है कि देखो, एक होता है, मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा है, आपको समझ में आ रहा होगा, हार्ड वर्क विथ स्मार्ट अप्रोच। ऐसा नहीं है कि रात दिन बैठ के पढ़ने से ही सिलेक्शन होता है। मैं आपको वापस से बता दूं, बहुत बच्चों की ये गलतफहमी है कि सर हम तो लाइब्रेरी में बैठते हैं, 12 घंटे पढ़ेंगे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, 12 घंटा पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन होता है कि उस 12 घंटे में आपने क्या अपनी पर्टिकुलर स्मार्ट अप्रोच का यूज किया। अब बात आती है कि स्मार्ट अप्रोच होता क्या है, तो मैं आपको बताऊंगा। स्मार्ट अप्रोच ये होता है कि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पहले उस एग्जाम की भाषा को समझो, पैटर्न को समझो कि वो एग्जाम आपसे क्या चाह रहा है ना। स्मार्ट अप्रोच का मतलब ये है कि मान लो अपन कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, अपने को कांस्टेबल का लेवल पता है, और अगर पता नहीं है तो सबसे यही स्मार्ट अप्रोच होता है कि पहले उस लेवल को आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो यहां हमने ये काम आपका हम करके देंगे स्मार्ट अप्रोच वाला। हम आपको कंटेंट ऐसा प्रोवाइड कराएंगे जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, ठीक है ना। हमने सारे पेपर्स एनालिसिस किया, उसके अकॉर्डिंग चीजें आपको मिलेंगी। जितने भी क्वेश्चंस क्लास में कराए जाएंगे सारे प्रीवियस ईयर पर बेस्ड होंगे, ठीक है। तो स्मार्ट अप्रोच समझ में आ रहा है, क्या पढ़ना है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्या छोड़ना है। अगर आपको ये नहीं पता है क्या छोड़ना है, तो आप तो गधा हो, है ना। गधे को बोलते हैं ना, गधे पे कुछ भी लाद दो तो वो ढोने का काम करता है। हमें ऐसा काम नहीं करना है कि हम गधे नहीं है, हमें हार्डवर्क तो कर रहे हैं, साथ में स्मार्ट अप्रोच के साथ कोई भी काम को करना है, ताकि सिलेक्शन का जो ड्यूरेशन है वो कम समय में आपको बेहतर से बेहतर चीजें आप लेकर आ पाए। कॉन्सेप्ट्स आपको ध्यान रखना है, जितने भी आप कंटेंट यहाँ पे पढ़ें वो कंटेंट किस पर होना चाहिए, PYQ पर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है एमपी के जो एग्जाम्स होते हैं, आपने बड़ा अभी चर्चा सुना होगा एडिक्विटी का, तो एडिक्विटी संस्था ही एमपी के सारे एग्जाम्स कंडक्ट कराती है। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान पड़ेगा कि एडिक्विटी कैसे क्वेश्चंस बनाती है, क्या उसके लैंग्वेज है, कैसे उसके पैटर्न है, पर्टिकुलर उस पैटर्न पर हमें काम करना पड़ेगा। और हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर एडिक्विटी के पैटर्न पर ही काम करने वाले हैं। आपको दूसरी चीज ध्यान देना है, आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है। मॉक टेस्ट के साथ में याद रखिएगा, विदाउट एनालिसिस के आप अगर मॉक टेस्ट करते हैं तो उसका रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप अगर कोई मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप उसका एनालिसिस भी प्रॉपर वे पर करिए कि क्या मैंने गलतियां करी और इसको कैसे सुधारा जा सकता है। गलती होती सबसे है, लेकिन गलती को जो सुधारता नहीं वो बार बार गलती करता है। जो गलतियों को सुधार लेता है वो एक बार गलती करने के बाद दोबारा गलती नहीं करता है। तो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कैसे चीजों को लेके चलना है। डेली ऑब्जर्व करना है कि भाई मैंने जो डेली पढ़ा, या मैंने 8 घंटे पढ़ा, 4 घंटे पढ़ा, 6 घंटे पढ़ा, जितने भी टाइम आपने अपने स्टडी में दिया है, तो आप शाम को 10 मिनट 15 मिनट बैठ के ये देखिए कि वो जो पढ़ा है वो किस लेवल पर आपको समझ में आया है, या किस लेवल तक आपको याद हो पाया, या आप समझा या बस पढ़ते रहे, लेकिन लास्ट में जब आउटपुट निकालने बैठे तो पता चला पता नहीं क्या पढ़ा यार, याद तो कुछ भी नहीं है। मतलब आपने क्या किया है, आपने पढ़ाई नहीं किया है, आपने केवल टाइम को पास किया है। तो यहाँ आपको टाइम पास नहीं करना है, प्रॉपर ऑब्जर्वेशन के साथ चीजों को डिस्कस करना है, प्रॉपर ऑब्जर्वेशन के साथ आपको पढ़ाई करना है। हम कुछ तरीके और आपको बताएंगे कि कैसे आपको चीजों को हैंडल आउट करना है। थोड़ी सी स्ट्रेटजी सर भी आपके साथ डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम आपको हमारे तरफ से जो चीजें प्रोवाइड की जाएगी उसके बारे में चर्चा करेंगे। और कल से, आज तारीख कितनी है, आज है आपकी 23 तारीख, हम 24 तारीख से इस बैच को, इस क्लास को 11, साढ़े 10, 11 बजे लाइव आकर चालू कर देंगे। आप जितने भी बच्चे इस वीडियो को देखेंगे वो अपने दोस्तों तक इसे शेयर करिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, तो हमें भी कॉन्फिडेंस हो कि हमें कितनी मेहनत आप लोगों के लिए किस पेपर करना है। तो आगे आपको थोड़ा सा स्ट्रेटजी सर भी बताएंगे कि क्या अप्रोच आपको एग्जाम के लिए लेकर चलना चाहिए। सर ने आपको बता दिया हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क के बारे में। हार्ड वर्क तो जरूर आप कर सकते हैं, लेकिन आपको स्मार्ट वर्क करने के लिए क्या होगा, किसी कोचिंग सेंटर से जुड़ना होगा, और वो कोचिंग सेंटर सक्सेस विजन पॉइंट ही होगी उसमें। दूसरा, हम क्या करेंगे, हम आपके मॉक टेस्ट के साथ साथ आपके डाउट की क्लासेस भी रखेंगे उसमें, आपको डाउट भी क्लियर होंगे। और ऐसा बिल्कुल ना सोचें उसमें, आपको हम एक एक को, जिस भी बच्चे को जैसा डाउट होगा हम उसे भी क्लियर करते चले जाएंगे उसमें। इसी कारण से हमने इसके लिए क्लासेस क्या रखी हैं, ये क्लासेस आपको
टाइमिंग आपकी जो दी गई है वो 10:30 से लेके आपके 12:30 की करी गई है उसमें। और इस टाइमिंग को रखने का ये रीजन है क्योंकि हम इसे मॉर्निंग में भी रख सकते थे, लेकिन हमारी मॉर्निंग में भी कुछ क्लासेस चलती हैं एसएससी वगैरह एग्जाम की, उसमें इस कारण से अब हमने टाइम मैनेज किया है और हमें ये टाइम यही सुटेबल टाइम मैनेज के लिए मिल रहा है, क्योंकि हम अपनी सुबह की क्लासेस को क्या कर सकते हैं, बंद नहीं कर सकते हैं उसमें। तो आपकी ये टाइमिंग जो रखी गई है 10:30 से लेके 12:30 रखी गई है उसमें। और ये ऐसा नहीं है, ये आपको क्लासेस कैसी ऑफलाइन क्लासेस भी आके क्या कर सकते हैं, आप इस नंबर पे आके कांटेक्ट करके, आपके जो नंबर है आपके 9755273244, ये आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट का नंबर है। आप इसमें कभी भी एनी टाइम कांटेक्ट करके पूरी डिटेल जानकारी ले सकते हैं। फीस स्ट्रक्चर के बारे में आप पूरी डिटेल रख सकते हैं, मिनिमम ही रखी गई है, बहुत नहीं रखी गई है उसमें। और ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि ये हमारे एक अंदर क्या हिंदी की लैंग्वेज हम पढ़ाएंगे, हम बोथ लैंग्वेजेस में आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों के सेशन आपको देंगे उसमें। अब टाइमिंग का विशेष ध्यान रखें उसमें, इस टाइम में ही आके आपको इंस्टीट्यूट पे आके भी पढ़ सकते हैं उसमें, और क्लासेस तो रहेंगी रहेंगी उसमें। अब कुछ सर आपको क्वेश्चन जरूर बताएंगे, क्योंकि लोगों के मन में ये भ्रम होगा कि बहुत टफ आता है पेपर, इतना आसान नहीं है पेपर निकालना। तो मुझे ऐसा लगता है कि युद्ध होने से पहले अगर आपको उसकी कुछ रणनीति देख ली जाए उसमें, अब तो रणनीति की कैसे क्वेश्चन पेपर आते हैं उसमें, तो आपकी थोड़ा और समझ विकसित हो जाएगी। ये आपके सर इसके बारे में बताएंगे, आपको क्वेश्चन के बारे में जो आपको पूरे तरीके से डिटेल आपको बताएंगे पूरी चीजों को लेकर। लीजिए सर आप इनको बताइए बच्चों को इसमें। देखिए मैं यहाँ पे 2-4 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, ताकि आप लोगों का एक माइंड मैप बन जाए कि हम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्या उस एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस इतने बड़े हैं जिसको हम सोच नहीं सकते। बिल्कुल नहीं। आप जिस एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं, मैं आपको बता दूं, मैं खुद उस एग्जाम को कई बार क्रैक कर चुका हूं, ठीक है ना। तो मेरे से जो स्ट्रेटजी जितनी बन सकती है, मैंने क्या अप्लाई किया, मैंने क्या गलती किया, मैंने जो गलती किया वो आप ना करो, इसके लिए हम आगे निरंतर प्रयास करते रहेंगे। आप ये सवाल देख रहे होंगे, ये जो सवाल है ये एक्चुअल में रैंकिंग एंड ऑर्डर का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? रैंकिंग और ऑर्डर। उसने बोल के रखा है, देखो ए बी और सी मैदान में खेल रहे हैं, नहीं ब्लड एंड रिलेशन का है। किसका है ये? ब्लड रिलेशन का। बी ए का भाई है। अरे बी ए का भाई है, आपको यहाँ पे माइंड में बनाना है। अभी तो सुनिए, अभी मैं बेसिक करा रहा हूँ, जिस दिन मैं ब्लड रिलेशन पढ़ाऊंगा ना, आपको ये माइंड में बनाना छुड़वा दूंगा। मैं आपको ऐसे स्ट्रक्चर पढ़ के इस ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सिखा दूंगा। बट अभी मैंने कुछ पढ़ाया नहीं है आप लोगों को, तो मैं यहाँ पे बेसिक तरीके से आपको इस सवाल को सॉल्व करना सिखा रहा हूँ। बी ए का भाई है, तो आप क्या करेंगे, बी को ब्रदर बना देंगे। किसका? ए का। सिंगल जो मैंने लाइन खींचा ये ब्रदर सिस्टर को डिस्कस करता है, और अगर यहीं पे मैं लाइन दो खींच देता तो वो कपल को रिलेशन को बताता है। मैं जब पढ़ाऊंगा तो आपको डिस्कस करूंगा। और सी का पुत्र है, जब कोई और वर्ड आ जाता है तो आपको ध्यान देना है, वो हमेशा सामने वाले के लिए होता है। तो कौन सी का पुत्र है? बी सी का पुत्र है। सी ए से किस प्रकार संबंधित है? बताओ, ऐसे सवाल पूछते हैं। अरे सी ए से किस प्रकार संबंधित है, बोलो क्या आएगा आंसर? क्या पुत्र होगा? क्या नहीं? अपर जनरेशन में है सी। सी किस में? अपर जनरेशन में। क्या पुत्री होगा? क्या बिल्कुल नहीं। क्या चाचा होगा? क्या पिता होगा? अरे भाई इसका बेटा, ये भाई बहन, तो सिंपल सी बात, अंकल हो नहीं सकता, हो कौन सकता है? अब कहानी यहां पे सुनिए, ये तो बड़ा आसान सवाल था क्योंकि एमपी कांस्टेबल में आया हुआ है। अगर यहां पे आंसर आ जाए डेटा इनएडिक्वेट, ऑप्शन आ जाए क्या? डेटा इनएडिक्वेट, तो आप आंसर क्या लगाते बताइए जरा मुझे। अगर मैं डेटा इनएडुकेट आंसर ऑप्शन दे दूं तो आप आंसर, आपको आंसर डेटा इनएडुकेट लगाना पड़ता। क्यों? रीजन समझना। रीजन इसीलिए, क्या इस सी का जेंडर डिफाइन हो पा रहा है? क्या इस सी का जेंडर डिफाइन हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है। तो आपको कई बार ब्लड रिलेशन में ऐसे कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी दिए जाते हैं, हम उन कॉम्प्लिकेशंस पे चर्चा करेंगे। एक सवाल में और कितने तरीके से सवाल पूछा जा सकता है, हम इस पे भी चर्चा करेंगे, ताकि आपका मेंटल पावर बेटर हो जाए। जय शायन, ये भी ब्लड रिलेशन का ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। और ये मैं बता दूं, ये एक ही पेपर का उठाया हुआ है ये, और ये आपके आए हुए हैं, आप सर्च करके देख लेना। आपको ये शायद 2022 का पेपर है, 19 तारीख या किसी तारीख का पेपर, उसका ये ले आऊं मैं। जय शायन का चाचा का भाई है। देखो जय जो है, जय जो है वो शायन, शायन के चाचा का भाई है। अब सुनना, सायन का चाचा मतलब सायन का कोई पिता होगा, उसका कोई भाई होगा जय, ये उसका कोई भाई होगा, वो है, ये चाचा है। तो अब चाचा का भाई है तो बोलो ये उसका पिता भी हो सकता है। ऑप्शन है इसकी, है नहीं बोल सकते, बट हो सकता है, दैट इज पॉसिबिलिटी। शायन के दादा के केवल दो बेटे हैं। देखो बोल दिया ना, शायन के जो भी दादा है ना, उसके केवल दो बेटे, एक तो उसका चाचा और दूसरा ये जय। मैंने बोला देखो पिता बन गया कि नहीं बन गया?
तो एक लाइन को पढ़ के आपके दिमाग में दूसरे 2 पॉइंट्स खुद ही क्या होने चाहिए, आ जाने चाहिए कि क्या हो सकते हैं। जय सायन से किस प्रकार संबंधित है, जय सायन का कौन है, पिता है। जय सायन का कौन है, पिता है। तो ये सब वन लाइनर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। ये क्वेश्चन दिया है, बताओ मैथ्स का सवाल है। एक टब में 38 लीटर दूध डाला गया और टब 5% खाली पाया गया। टब को पूरी तरह भरने के लिए कितनी मात्रा अतिरिक्त दूध डालना चाहिए। देखो एक टब की कैपेसिटी कितनी रही होगी, तो आप बोलेंगे सर एक टब जो होता है ना, टब कोई भी एक टब है, किसी भी चीज की जो कैपेसिटी होती है वो 100% होती है। कितनी होती है, 100%। उसने बोला 38 लीटर मिल्क was poured into a tub and the tub was found to be 5% empty। 5% आपने इसमें क्या कर दिया, 38 लीटर दूध डाला गया तो टब 5% खाली हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो 5% की जो कहानी है ना, ये 5% की कहानी किसके साथ फिलअप करती है, 38 लीटर ऑफ मिल्क, लीटर ऑफ मिल्क, ठीक है ना। मिल्क डाला गया तो 5% खाली, मतलब अगर आप 5% और डाल देते तो क्या 100% हो जाता। तो मैंने बोला पहले कितना परसेंट गया होगा इस पे, 95% गया होगा क्या। इसी 95% की वैल्यू 38 है। अप्रॉक्स अगर आप देखोगे तो 5 का कितने टाइम्स है, 19 टाइम्स है। कितने टाइम्स है, 19 टाइम्स है। इसको 19 से क्या कर दो, डिवाइड। मैं तरीका बताऊंगा आपको, अभी बहुत सारे तरीके बताऊंगा। तो आंसर कितना आएगा, 2 लीटर। आंसर कितना आएगा, 2 लीटर। अभी आपको समझने में भी प्रॉब्लम आई हो, मैं केवल सवाल दिखा रहा हूं, केवल 2 लाइन लिखकर आप आंसर निकाल सकते हो, ठीक है ना। सिखाने के लिए मैं बैठा हूं, आगे बहुत सारे सवाल आपको सिखाऊंगा, टेंशन मत लो। टॉपिक वाइज चलेंगे, चीजें आपको बेहतर तरीके से मिल जाएंगी। 4300 रुपीज मूलधन का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए जब ब्याज 2% प्रतिवर्ष और समय 2 वर्ष हो। ध्यान से समझना, क्या बोल दिया, सीआई 2% की फ्रैक्शन वैल्यू। अभी अब ये फ्रैक्शन वैल्यू कुछ लोगों को नहीं पता होगी, सब सीखना पड़ेगा, इसके बगैर होने वाला नहीं है कुछ। 50 to 51, 50 का स्क्वायर 2500 होता है, 51 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 2601। याद नहीं होगा, स्क्वायर याद करना पड़ेगा, है ना, याद करना पड़ेगा। मैं स्क्वायर भी निकालना सिखाऊंगा आपको कि स्क्वायर कैसे निकाला जाता है दिमाग में, बिना पेन चलाए। 2 वर्ष के बाद बोला, देखो 2500 की वैल्यू कितनी दे दी, 4300। तो ब्याज पूछा है क्या, ब्याज कितना मिला है यहाँ पे, 101 की वैल्यू चाहिए, इंटू 101 डिवाइड बाय कितना, 2500। काट दो, 00 से 00। 43 का इंटू करोगे तो आएगा 43 डिवाइड बाय 25 वन जा 100 के साथ आएगी वैल्यू, तो 173.72 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको दिखाए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। प्रॉपर जो क्लासेस हैं वो कल से स्टार्ट होंगी। टाइमिंग आपको एक बार और सर डिस्कस कराएंगे, उसके बाद इस क्लास को हम बाइंड अप करेंगे और कल मिलेंगे आपको। देखिए, जैसा कि अब आपने देख लिया इस वीडियो में, उसमें हमने आपको पूरी स्ट्रेटजी बता दी कि कैसे इस एग्जाम को क्रैक करना है और हम इसके लिए क्या क्या प्रयास कर रहे हैं। उसमें मेहनत आप करिए, उसके पीछे सक्सेस विजन पॉइंट आपके साथ पूरी तरीके से खड़ा हुआ है। उसमें टाइमिंग हमने आपको बता दी है। उसमें फिर से एक बार मैं टाइमिंग आपकी रिपीट कर दूं, सुबह 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक के बैच रहेंगे उसमें। और क्वेश्चन का आपने फॉर्मेट भी देख लिया, कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे इसमें फॉर्मेट में। उसमें बाकी सर आपको और मैथ बिल्कुल आसान भाषा में और डिटेल में समझाएंगे उसमें चीज़ों को लेकर, तो आपको और चीज़ें भी क्लियर होंगी उसमें। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए उसमें, ताकि क्या हो सके, बच्चे जो हैं, जो बच्चे अभी भी किसी कोचिंग संस्थान को, इंस्टीट्यूट को लेके भटक रहे हैं, उन्हें आइडिया नहीं है कि कहाँ पे कैसी तैयारी करनी है, उसमें प्रॉपर गाइडेंस के लिए वो आज भी नोट्स तलाश कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये 45 दिन आपको नोट्स तलाश करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है उसमें। जो सक्सेस विजन कोचिंग पॉइंट आपके साथ खड़ा हुआ है, उनके पास पूरी स्ट्रेटजी है। बस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि बच्चे इसको अवेयर हो सकें। और बम्पर भर्ती आई हुई है, इसमें एक पोस्ट तो जरूर लेके जाना है उसमें। धन्यवाद आपका। ठीक है, अब आपको इसकी नोटिफिकेशन, जैसे ये चैनल है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, है ना, जो भी बच्चा देख रहा है, ताकि जो भी क्लास हम लाइव करें उसकी इंफॉर्मेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए, ताकि आप किसी भी क्लास से चूके ना। आपको कांस्टेबल की तैयारी के लिए 45 दिन के पीछे किसी पर्टिकुलर कोचिंग के बैच के पीछे नहीं भागना है।
आपको अपनी भी मेहनत करना है। देखो कुछ कोचिंगें क्या हो रही हैं कि बोल रही हैं सर हम तो 12-12 घंटे क्लास प्रोवाइड करेंगे। अरे भाई 12 घंटे तुम लाइव पढ़ोगे तो तुम खुद कब पढ़ोगे? आपको ये बात ध्यान देना है कि केवल ऑनलाइन क्लास लेने से और वीडियो देखने से सिलेक्शन नहीं होता है। आपको केवल वीडियोस या ऑनलाइन क्लास या किसी टीचर से स्ट्रेटजी सीखना है, अप्लाई खुद करना है। जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतना इंप्रूवमेंट आप में देखने को मिलेगा। तो आज जो क्लास है वो यहीं रोक रहे हैं हम। एमपी पुलिस 2025 की बैच की कल से हम इस बैच का शुरुआत करने वाले हैं। मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप इसको पहुंचाएंगे और हमें आपके तरफ से सहयोग मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल 11 बजे। थैंक यू सो मच।